बच्चों, क्या आप जानते हो कि इसको सोलर सिस्टम क्यों बोलते हैं? सिस्टम वो चीज़ होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। जैसे हमारा हमारा डेस्कटॉप, हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर भी एक सिस्टम है। हम बोलते हैं ना उसको पीसी बोलते हैं ना, हमारा पर्सनल सिस्टम। तो पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो भी एक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे डिवाइसेस लाइक हमारा मॉनिटर है, हमारा कीबोर्ड है, फिर सीपीयू है, फिर आपका माउस है। ये सब एक साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं तो फिर कोई काम होता है, तो इसको बोलते हैं सिस्टम। जैसे हमारा स्कूल वो भी एक सिस्टम है। उसी तरह सोलर सिस्टम में भी सारे प्लैनेट्स आपस में कनेक्टेड हैं। किससे? एक फोर्स जनरेट होता है सन से। वो सन सारे प्लैनेट को अपनी तरफ खींच के रखता है, अट्रैक्ट करता है। और जितना वो प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उतना ही हर प्लैनेट अलग अलग फोर्स, पुलिंग फोर्स लगाता है अपनी तरफ। इस वजह से सारे प्लैनेट्स अपने साइज़ के अकॉर्डिंग स्पेस में, अपने सिस्टम में अरेंज हो जाते हैं। उनकी अपनी एक ऑर्बिट बन जाती है, वो अपनी ही ऑर्बिट में सर्कुलेट करते हैं। इसलिए इसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। और इस सिस्टम का बॉस कौन है? सन, जो सबको हीट, लाइट दे रहा है और सब पे एक ग्रेविटेशनल पुल लगा के रखा है, एक फोर्स लगा के रखा है। ठीक है, इसलिए इसको पूरा बोलते हैं सोलर सिस्टम। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारा सन एक बहुत बड़ा सा बर्निंग सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस, बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं। जैसे अर्थ के अंदर वॉल्केनो जैसे पकता रहता है ना, बहुत सारी गैसेस के रिएक्शंस होते रहते हैं, उसी तरह से सन के अंदर भी बहुत सारे गैसेस रिएक्शन होने के कारण सन एक्चुअली एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें बहुत सारे गैसेस रिएक्शंस होते हैं और वो हीट रेगुलरली हीट प्रोड्यूस करता रहता है और उसकी हीट और लाइट सारे प्लैनेट्स को डिवाइड होती रहती है। अब हम चलते हैं प्लैनेट्स की ओर। जैसे कि आपको पता है कि ये है हमारा सबसे छोटा प्लैनेट, इसे बोलते हैं मरकरी। यहाँ पे लाइन से पहले हम प्लैनेट्स के नाम डिस्कस कर लेते हैं। ये 8 प्लैनेट्स के नाम क्या है? सबसे छोटा सबसे पास में मरकरी है, मरकरी के बाद वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है। हमारा सबसे छोटा जो सन के सबसे पास में होता है वो प्लैनेट है मरकरी। मरकरी सन के सबसे पास में होता है। उसके बाद आता है नंबर वीनस का। वीनस के देखो बच्चों और भी कई नाम हैं। वीनस को हम मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार, इस तरह के नाम से भी वीनस को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अक्सर हमको शाम के समय या सुबह के समय ये वीनस देखने मिल जाता है। उसके बाद आता है हमारा अर्थ। अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। ठीक है बच्चों, वाई ब्लू प्लैनेट? क्योंकि अर्थ का जितना भी 3/4 वाटर जो अर्थ में है उसके कारण अर्थ का कलर स्पेस में, जब दूसरे प्लैनेट से आप अर्थ को देखते हैं तो अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। और यहाँ पे पानी है, इसी कारण यहाँ पे लाइफ है। और लाइफ केवल और केवल अर्थ में है और किसी प्लैनेट में अभी तक लाइफ नहीं है। अभी तक ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है कि किसी और प्लैनेट पर भी लाइफ हो सकती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मार्स। मार्स जिसको हिंदी में मंगल बोलते हैं, ये रेड कलर का प्लैनेट होता है क्योंकि इसमें जो मिट्टी है उसमें आयरन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। आयरन का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण ये रेड कलर का हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जुपिटर। जुपिटर को बोलते हैं लार्जेस्ट प्लैनेट है क्योंकि ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसलिए इसका ये नेक्स्ट प्लैनेट हमारा आएगा सैटर्न। सैटर्न जिसको हिंदी में शनि बोलते हैं, शनि ग्रह। तो ये प्लैनेट जो है इसके चारों तरफ, इसकी पहचान बहुत इजी है। इसके चारों तरफ आपको एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअल में रिंग नहीं होता है, ये बहुत सारे डस्ट पार्टिकल उसके अराउंड मूव करते रहते हैं।
उनको एक ग्रेविटेशनल पावर फील होता है और उसकी वजह से वो मूव करते रहते हैं उस प्लैनेट के चारों तरफ। तो इसको बोलते हैं सैटर्न। ठीक है, सैटर्न के बाद आता है यूरेनस और देन आता है आपका नेपच्यून। ठीक है, आपको बच्चों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जो आप कॉम्पिटिशन्स देते हैं, आप जीके के ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि इन प्लैनेट्स का ऑर्डर क्या है, मतलब कौन सा प्लैनेट किस ऑर्डर में आता है। तो इसको समझने के या तो आप ऐसे इसके नाम याद कर लीजिए, मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, देन यूरेनस एंड नेपच्यून। और अगर आपको ये ऑर्डर याद नहीं आ रहा, या सपोज एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट कम्स बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर, व्हाट कम्स बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या था, सैटर्न था कि मार्स था कि वीनस था, क्या था। तो वो आपको याद रहे उसके लिए आपको एक न्यूमोनिक मैंने दिया है यहाँ पे, माई वेरी एनर्जेटिक मॉम जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इस न्यूमोनिक का हर फर्स्ट लेटर आपको आपके प्लैनेट्स का ऑर्डर बताता है। देखिए, माई का एम मीन्स मर्क्यूरी, वेरी वी, वी फॉर वीनस, एनर्जेटिक का ई फॉर अर्थ, मॉम का एम फॉर मार्स, जे जस्ट का जे मीन्स जुपिटर, सर्व्ड का एस सैटर्न, अस का यू यूरेनस, नूडल्स का एन नेपट्यून। अगर आपको ऑर्डर याद करने में कोई परेशानी आ रही हो तो आप प्लीज़ इस लाइन को दिन में 3-4 बार बोलिए और आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। आप अपनी मम्मी को बताइए, छोटे भाई बहनों को बताइए, तो आपको ये सीक्वेंस ईजिली याद हो जाएगा। और जब आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऑर्डर बताने में। ठीक है बच्चों, तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा, इस स्लाइड में हमने सीखा है स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड लार्जेस्ट प्लैनेट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको दिख रहा है सेंटर में सन है और उसके चारों तरफ डिफरेंट प्लैनेट्स अपनी अपनी ऑर्बिट में, देखिए, सर्कुलेट हो रहे हैं, अपनी अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। सन के चारों तरफ मूव करते हैं क्योंकि इनको हीट और फोर्स कहाँ से मिल रहा है, सन से मिल रहा है, इसलिए वो सन की तरफ अट्रैक्ट होते हुए ये सब के सब मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ये सारे प्लैनेट अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं, आपको मालूम है, ये अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं और ये सन के चारों तरफ भी घूमते हैं, ऐसा इनका मोशन होता है। ठीक है, तो ये है हमारा सोलार सिस्टम का एक एरियल व्यू ऊपर से दिया, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे सारे प्लैनेट्स अपनी अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको जैसे इस पिक में दिख रहा है कि मैंने इसमें अर्थ की इमेजिनरी एक्सिस को दिखाने की कोशिश की है। इसमें आपको दिख रहा है जैसे जैसे लट्टू हम लोग बचपन में घुमाते थे, आपको मालूम होगा, लट्टू में एक पिन लगी रहती थी और वो उस पिन के चारों तरफ लट्टू सर्कुलेट करता है। देखो ये बच्चा देख रहा है, घुमा रहा है, सॉरी, ये इसको घुमा रहा है, दिख रहा है। ठीक है, उसी तरह से हमारी अर्थ भी अपनी इमेजिनरी एक्सिस के चारों तरफ घूमती रहती है और इसके अपनी एक्सिस पे ऐसा रोटेट होने की वजह से अर्थ पे दिन और रात होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि दिन में रात में सूरज कहाँ चला जाता है। अरे सूरज कहीं नहीं जाता है, सूरज अपनी जगह पे फिक्स है, ये सन अपनी जगह पे फिक्स है। होता क्या है कि अर्थ का जो पोर्शन, अर्थ तो अपनी अर्थ मूव कर रही है, वो अपनी एक्सिस पे से गोल 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 घूम रही है। ठीक है, तो जो पोर्शन सन के सामने रहता है उस पर सन की पूरी लाइट पड़ती है और वहाँ पे दिन होता है, उसको डे टाइम बोलते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट पीछे की तरफ जहाँ पे सन की लाइट नहीं पहुँच पाती है उसे बोल देते हैं कि रात हो गई, वहाँ पे नाइट हो गई। ठीक है, तो अगर हम सन के इस पोर्शन में हैं तो हमको दिन दिखाई देगा और जब भी हमारी अर्थ सर्कुलेट करके दूसरी साइड चली जाएगी तो हमें रात दिखाई देगी। ओके बच्चों, इस तरह से दिन और रात होते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स, आजकल स्पेस साइंस में ये एक बड़ा ही बहुत बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो गया है कि ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं
और कौन कौन से ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। तो बच्चों, उसके पहले आपको एक जानकारी दे देना चाहती हूँ कि आप अभी तक पढ़ते थे कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, आपने पढ़ा है। लेकिन आपसे पहले हमारे टाइम पे जो टेक्स्ट बुक में जो नॉलेज था वो था कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते थे। मतलब ये येलो वाला आपको दिख रहा है ना, प्लूटो, ये प्लूटो को हम एज अ प्लैनेट काउंट करते थे। लेकिन जब रिसर्च आगे बढ़ी, जब एस्ट्रोनॉट्स आसमान में और गए, प्लूटो के पास पहुंच गए और उसके आसपास का एनवायरनमेंट देखा, तो उनको कुछ नई जानकारियाँ मिली। क्या मिला? उन्होंने वहाँ पाया कि प्लूटो के जैसे और 4 प्लैनेट सोलर सिस्टम में थे। तो अब तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। अब उनको अपनी थ्योरी फिर से चेंज करनी पड़ेगी कि अब 9 प्लैनेट्स की जगह उनको उसमें 4 और ऐड करने पड़ेंगे, तो इस तरह तो प्लैनेट का नंबर और बढ़ जाएगा। तो फिर सारे साइंटिस्ट, जितने स्पेस साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपस में बहुत विचार विमर्श किया, उन्होंने डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद उन्होंने देखा कि डिफरेंस क्या है। तो उन्होंने देखा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो एक्चुअल प्लैनेट्स जो अभी अब तक आपने पढ़े हैं, उन सारे प्लैनेट्स के चारों तरफ एक एनवायरनमेंट है, उनका अपना एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जिसकी वजह से उस एटमॉस्फेयर की वजह से उस प्लैनेट के चारों ओर का एरिया थोड़ा साफ़ रहता है, क्लीन रहता है, क्योंकि वहाँ पे एयर सर्कुलेट होती है। बट इन प्लैनेट्स, मतलब प्लूटो और इसके जैसे बाकी के जो 4 प्लैनेट्स हैं, इनका नाम एरिस, होमिया, मैकमैक और सेरेस, ये जो छोटे छोटे प्लैनेट्स पाए गए, तो उनके साथ ऐसा नहीं होता है, इनका अपना कोई एटमॉस्फेयर, कोई एनवायरनमेंट नहीं था। तो इस वजह से फिर जो प्लूटो था, प्लूटो को फिर सोलर सिस्टम से अलग कर दिया गया। अब इसको सोलर सिस्टम में काउंट नहीं करते हैं, ये सब अपनी जगह पे हैं। लेकिन अब प्लूटो को क्या बोल दिया गया है? प्लूटो भी ड्वार्फ प्लैनेट है। मतलब अब उसको प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, उसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया है, क्योंकि रीज़न आपको मैं बता चुकी हूँ। और प्लूटो जैसे ही जो अलग और प्लैनेट्स मिले हैं, उनके नाम आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इसमें ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ड्वार्फ प्लैनेट। और उसमें आपको 3 ऑप्शन दिए थे, एरिस, प्लूटो, मैकमैक, और साथ में एक वीनस दे दिया था। तो फिर आपको पता हो जाएगा कि कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है। जो मेन प्लैनेट्स हमने पहले पढ़े हैं वो हमारे प्लैनेट्स हैं, और ये 5 प्लैनेट्स जो हैं, इनको अब ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, इस पिक्चर में आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप का काम क्या होता है? टेली मीन्स दूर का, स्कोप मीन्स देखना। तो टेलीस्कोप की मदद से हम दूर की चीज़ों को देखते हैं। ये पिक सबसे ऊपर वाली जो आपको दिख रही है, इसमें ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। चाइना ने इसको प्लेस किया है अपनी ज़मीन पे, और ये टेलीस्कोप पूरे इंफॉर्मेशन, पूरा स्पेस की इंफॉर्मेशन गैदर करता रहता है यहीं से, और पूरा कैमरे लगे हैं, पूरा रिकॉर्डिंग होता रहता है। जो कुछ भी ये कैप्चर करता है सब मॉनिटर पे विजिबल हो जाता है, दिख जाता है कि ऊपर क्या चल रहा है। इसके अलावा ये एक छोटा, जो मोस्टली लोग घरों में लगाते हैं, जिनको स्पेस साइंस में इंटरेस्ट होता है, तो इस तरह का एक घर में लगा के रखते हैं। इसमें इस छोटे से टेलीस्कोप से आपको प्लैनेट्स, मून सब दिख जाता है, बहुत मज़ा आता है देखने से। इसके बाद ये एक टेलीस्कोप आप इसके नीचे देख रहे हैं, ये टेलीस्कोप अमेरिका ने स्पेस में अपना सेट करके रखा है ऊपर। ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कि कोई एस्ट्रॉयड आ रहा है क्या, किस तरह का कोई प्रॉब्लम आने वाली है क्या अर्थ पे, अर्थ का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, ये सब आगे से आगे देखता रहता है, और उसकी इन्फॉर्मेशन भेजता रहता है। और इसी के साथ ही कभी कभी इसी टेलीस्कोप की वजह से, स्पेस टेलीस्कोप की वजह से, हमको कुछ ऐसी पिक्चर्स देखने को मिल जाती हैं। आप देख रहे हो, ये थोड़ा आपके काम की बात आ गई। बच्चों, आपने जादू पिक्चर देखी, वो कोई मिल गया जादू धूप वाला, उसमें आपने देखा था ना, ऐसी बड़ी बड़ी सी फ्लाइंग डिश उतरती है और फिर उसमें से एलियंस निकलते हैं। हाँ, ये वाली पिक तो जो ग्रीन वाली पिक है, ये आपकी थोड़ी इमेजिनरी है, बट दिस पिक इज़ रियल। इस स्पेस टेलीस्कोप से इस तरह की पिक्स देखी गई हैं, इस तरह की
फ़ोटो वहाँ पे क्लिक की गई हैं, ये टेलीस्कोप, इसी टेलीस्कोप ने ये काम किया है। ये दिख रहा, बिल्कुल फ्लाइंग डिश जैसे दिख रहा है। इसीलिए इस तरह की इमेजेस को नाम दिया था यूएफओ। न्यूज़ में आप सुनते होंगे, नासा ने यूएफओ देखा। नासा स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, उसने आकाश में क्या देखा, एक उसको स्पेस में दिखा है यूएफओ। यूएफओ को फुल फॉर्म होता है यूएफओ। यू मतलब अनआइडेंटिफाइड, एफ मीन्स फ्लाइंग, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा जिसके बारे में हमें पता नहीं है और वो हमको दिखा है आसमान में, स्पेस में। तो ये सारी चीज़ों को फ़ोटो कौन खींचता रहता है, ये टेलीस्कोप लगा के रखा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेता रहता है। और साथ ही ये टेलीस्कोप ये भी बताता रहता है कि कोई आसमान में बहुत सारा कचरा है, बहुत सारा एस्ट्रॉइड्स है, अभी आपको मैं बताऊंगी आगे की स्लाइड्स में, वो किस तरह से अर्थ के पास आ रहे हैं। तो ये सब कुछ ये हमारा टेलीस्कोप हमको पहले ही बता देता है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं हम गैलेक्सीज़ की। बच्चों ये मेरा एक बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेटिव वीडियो है अबाउट द सोलर सिस्टम, जिसमें मैंने हर उस टर्म को आपको समझाने की कोशिश की है जो हमारे बुक्स में हमको मिलते रहते हैं, हम एक दूसरे के मुंह से सुनते रहते हैं, और कुछ क्लियर रहता है, कुछ क्लियर नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने उन सारे जो टर्म्स हैं, लाइक सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, फिर आपका सैटेलाइट, गैलेक्सी, ब्लैक होल, इस टाइप के सारे टर्म्स को मैंने ना एक बेसिक फॉर्म में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है ताकि आपका व्यू क्लियर हो जाए। अब जैसे यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रही है गैलेक्सी की, देखने में कितना खूबसूरत है, ये स्पेस का नज़ारा अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। इसमें जितना भी आपको स्पार्कल जैसा दिख रहा है ना, पूरा वाइट वाइट वाइट, वो सारे के सारे स्टार्स हैं। लेकिन हर एक स्टार जो होता है, हर एक स्टार सन जितना बड़ा है, सन जितना ही लाइट देता है, सन जितना ही हीट देता है, और सन जितना ही फोर्स प्रोड्यूस करता है, और उस फोर्स के कारण उसका अपना एक सिस्टम बन जाता है। मतलब आप समझे, ये गैलेक्सी सिर्फ एक सोलर सिस्टम ना हो कि इसमें कई सारे सोलर सिस्टम एक साथ रहते हैं, आपको मालूम है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे आपका स्कूल है, आपकी अपनी एक क्लास है जिसमें आप कुछ 30-40 बच्चे और आपकी टीचर, ठीक है, ये आपकी एक क्लास हो गई। लेकिन अगर हम पूरे स्कूल को देखें तो पूरे स्कूल में कई सारी आपकी जैसी ही क्लास होगी जिसमें बहुत सारे बच्चे और एक टीचर होगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारी क्लासेस हैं। तो पूरे स्कूल को आप मान लीजिए गैलेक्सी, और अपनी एक सिर्फ क्लास को आप मान लीजिए सोलर सिस्टम। ये डिफरेंस होता है गैलेक्सी और सोलर सिस्टम में। इट मीन्स गैलेक्सी में कई सारे सोलर सिस्टम एक साथ होते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्पेस के एरिया को कवर करता है और इसको नाम देता है गैलेक्सी। अच्छा, यहाँ पे काम की आपकी बात क्या है कि हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में, क्योंकि अभी तक कुछ साइंटिस्ट लोग जो पता कर पाए हैं, कुछ 150 के करीब गैलेक्सीज़ को पता लगा पाए हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, हम किस गैलेक्सी में रहते हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। याद रखना बच्चों, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, हमारा सोलर सिस्टम, हमारा ब्लू प्लैनेट, हमारी अर्थ जिस गैलेक्सी में है उसका नाम है मिल्की वे, ठीक है। तो और इस गैलेक्सी के सेंटर में क्या होता है, इस गैलेक्सी के सेंटर में होता है कुछ नहीं, एक बहुत ही विस्कस सा जेली लाइक सब्सटेंस होता है वहाँ पे। और ये बोलते ये इतना विस्कस है कि इसमें कोई भी चीज़ जाती है ना तो फिर वो हमेशा के लिए वो गायब हो जाती है, वो कभी मिलती ही नहीं है। क्या होता है तो पता नहीं इसका। इस सेंटर के पोर्शन को बोलते हैं ब्लैक होल। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियर ब्लैक होल, तो इसको बोलते हैं ब्लैक होल। हमारा सन जो है ये कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है, और बोलते हैं कि सन अपनी आधी लाइफ पूरी कर चुका है। हमारा सन जितनी भी उसकी लाइफ है उसकी आधी लाइफ सन हमारी पूरी कर चुका है। मतलब अभी सन अपनी आधी एज कंप्लीट कर चुका है। उसके अंदर जो गैस है, उसके अंदर जो सब्सटेंस है, वो लगातार बर्निंग जलते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। तो उसका जो गैसेस अमाउंट है वो अब आधा हो चुका है, और अभी और कई करोड़ साल चलेगा, और उसके बाद बोलते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम भी इसी ब्लैक होल में गिर जाएगा और सब कुछ, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब वो बच्चों बात की बात है, ये तो बस प्रेडिक्शंस हैं,
ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पिक्चर में। तो अब आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सन स्टार। आप जब कभी भी आप स्टार देखोगे ना, तो आप ये मत बोलना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये गलत है। ट्विंकल ट्विंकल तो है बट लिटिल स्टार नहीं है। स्टार्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत, हर एक स्टार एक सन के बराबर साइज़ का है, आप सोच के देखिए। और हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। तो आप कभी भी आप स्टार देखेंगे तो आप दूसरों को बताइएगा कि ये जो स्टार है इतना छोटा सा दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में एक सन जितना बड़ा है और सन जितना हीट लाइट प्रोड्यूस करता है। देखिए, अब तक की स्टडी में आप इतना समझ गए होंगे कि स्पेस में केवल दो ही चीज़ें ऐसी हैं, दो ही चीज़ों के बारे में आपको बताइए जो लाइट देते हैं, जो जिनसे निकलती है। कौन कौन हो गया वो? एक सन है और दूसरे सन जैसे बाकी के स्टार्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। मून की अब लाइट नहीं होती। देखो, मून ग्लो करता है, मून हमको दिखता है वाइट वाइट, बट मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। मून एक सैटेलाइट है, मून हमारे अर्थ का सैटेलाइट है। वो एक छोटा सा नहीं, एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है और जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है और सन की लाइट से वो ना इल्यूमिनेट होता है। उस पर जो लाइट पड़ती है सन की पड़ती है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी इसको, अभी फ़िलहाल समझ लेते हैं इन ट्विंकल ट्विंकल बिग स्टार्स को। ये देखो, अब आपके लिए एक नई चीज़ आ गई। आप अक्सर सुनते हैं क्रेटर, ये वर्ड आप सुनते हो। ये जो पिक आपको दिख रहा है ना, ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये है मून की बहुत ही पास से खींची हुई तस्वीर है मून की, जिसमें आपको क्रेटर दिखाई दे रही है। ये दिख रहे हैं आपको गड्ढे जैसे, ये डेंट जो दिख रहे हैं आपको मून पे, इनको बोलते हैं क्रेटर। छोटे दिख रहे हैं लेकिन रियल में जब पास जाओगे, जब मून पे उतरोगे तो बहुत बड़े बड़े, ठीक है। और यहाँ पे माउंटेन्स भी होते हैं, बहुत ठंडा होता है मून, यहाँ पे आइस बहुत है। और ये जो क्रेटर्स हैं, इनमें कभी कभी जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, वो इन क्रेटर्स में फंस जाते हैं और वो बेचारे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। तो ये दिखाने की कोशिश मैंने किया है कि आपको मून का कैसा दिखता है पास से। क्रेटर वर्ड बहुत पूछा जाता है। क्रेटर मीन्स कुछ नहीं है, क्रेटर मीन्स गड्ढा। हाँ, अब ये स्लाइड में आप देखो, इस स्लाइड में आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं, मम्मा ये मून कभी फुल दिखता है, कभी गायब हो जाता है, कभी एकदम छोटू सा पतलू सा दिखता है, और कभी कैसा गोलू मोलू सा चंदा मामा दिखता है पूरा। ऐसे क्वेश्चन आप भी पूछते हैं ना कि मून कहाँ जाता है, कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। तो मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि जो मून अपना साइज़ चेंज करता है, सबसे पहले तो इसको बोलते हैं फेजेज़ ऑफ मून। क्या बोलते हैं? फेजेज़। ये सन की फेजेज़ हैं। कभी सन फुल मून होता है, कभी एकदम गायब हो जाता है, कभी हाफ मून हो जाता है, कभी एकदम पतला सा चाँद, जो नहीं, जो बड़ा खूबसूरत सा ईद का चाँद बोलते हैं जिसको, वो बन जाता है। तो मून की ये फेजेज़ हैं। और हमें मून ऐसा क्यों दिखता है? ये मून में कोई चेंज नहीं हो रहा, मून तो बिल्कुल अपना सर्कुलर शेप में जैसा है वैसे ही रहता है। हाँ, दिक्कत क्या है? हमारे व्यू की, मतलब हम अर्थ में जिस जगह पे, वहाँ से हमको अर्थ कैसा और कितना दिख रहा है, ठीक है। अर्थ से हमको मून कैसा दिख रहा है। इसलिए होता क्या है, मून चमकता है सन की लाइट से। जब मून पर सन की पूरी लाइट पड़ती है और वो हमारे सामने होता है, तब हमको फुल मून दिखता है। और जब ये मून ऐसे, क्योंकि मून भी अर्थ का चक्कर काट रहा है और वो हमारे बैक साइड चला जाता है, तो वो हमको नहीं दिखता है और उस पर सन की लाइट भी नहीं पड़ पाती है। तो फिर क्या हो जाता है? मून बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और फिर जब वो रिवॉल्व करना शुरू करता है तो छोटा सा दिखता है, फिर थोड़ा और दिखता है, फिर थोड़ा और बड़ा दिखता है, दिखते दिखते फिर से फुल मून हो जाता है। तो समझ गए, ये मून की फेजेस हैं जब मून चेंज करता है। हर 15 डेज़ में मून अपनी 15 डेज़ लगते हैं उसको कंप्लीट अपनी इस बिल्कुल फुल मून से ये नो मून वाली कंडीशन में आने में। उसको पूरा 15 डेज़ लगता है। आप अपना खुद भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आप अगर रेगुलरली आप अगर चाँद को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे पूर्णिमा का चाँद जिसको बोलते हैं, वो फुल मून होता है, एकदम वाइट,
ग्लो करता है। और अमावस्या जब आती है आफ्टर 15 डेज़, उसको अमावस बोलते हैं, अमावस की रात, उस दिन चाँद नहीं दिखेगा आपको। क्योंकि क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि चाँद रिवॉल्व करके हमारे बैक साइड चला गया। तो अब जब सामने है ही नहीं तो हमें दिखेगा क्या? जैसे ये पिक्चर में आपको कोशिश किया है, ये एक ही आंटी है, ये जो दोनों पिक्स में आपको दिख रहा है ना, दोनों एक ही लेडी की पिक्चर हैं। बट चूँकि एकदम सीधे खड़ी है तो हमको थोड़ी सी ये थोड़ी हेल्दी दिख रही है। बट यही आंटी थोड़ा सा टिल्ट हो गई हैं, थोड़ी सी तिरछी हो गई हैं, तो ये हमको थोड़ी पतली दिखने लगी हैं। ये फ़ोटोग्राफी के भी तरीके हैं। तो इनको लगाने का, यहाँ पे ये इस पिक को साथ में दिखाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही था कि आपको समझ में आ जाए व्यू का प्रॉब्लम है ना, ये हमारा व्यू का प्रॉब्लम है। तो चाँद अपना साइज़, चाँद का साइज़ कम ज़्यादा नहीं होता, ठीक है? आपको ये बात अब आपको समझनी चाहिए। चाँद फिक्स है, चाँद सर्कुलर है। चाँद जो है, हमारा मून जो है, वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो बस अपने अर्थ की चारों तरफ घूमते रहता है। इसलिए हम उसको मामा बोलते हैं, क्योंकि अर्थ माँ है और अर्थ की चारों तरफ ये मामा घूमता रहता है और हमको उल्लू बनाता है, हमको मामा बनाता रहता है, हमको उल्लू बनाता है, ठीक है? तो ये जो चंदा मामा हैं, ये चूँकि अर्थ की चारों तरफ घूमते हैं, इसलिए कभी हमको दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, कभी पतले से दिखते हैं, कभी मोटे से दिखते हैं, ठीक है? तो ये घूमते रहते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? चाँद का साइज़ कम ज़्यादा नहीं होता है। क्या कम ज़्यादा हो रहा है? हमारा व्यू, कि हमको कब पूरा दिख रहा है और कब हमें थोड़ा दिख रहा है, ठीक है? ओके, चलिए अब बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़ में, साइंटिस्ट बताते हैं, स्पेस साइंटिस्ट, कि कोई एस्टेरॉइड आ रहा है, इतनी स्पीड से है, अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, वो अर्थ से लगभग टकराने वाला ही था कि होकर गुजर गया। इस तरह के न्यूज़ आपने सुने हैं, ठीक है? तो ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? चलिए इनके बारे में समझते हैं। एस्टेरॉइड्स एक्चुअली बहुत बड़े बड़े से रॉकी ऑब्जेक्ट हैं, बहुत बड़े बड़े से चट्टान के टुकड़े, बहुत बड़े बड़े से रॉक्स, समझ रहे हो? पत्थर के बहुत बड़े बड़े से पत्थर हैं। प्लैनेट जितने नहीं होते, प्लैनेट से छोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत स्पीड से घूमते रहते हैं ऊपर आसमान में। अगेन वही पुलिंग फोर्स, सन के पुलिंग फोर्स से ये भी अट्रैक्टेड रहते हैं और ये घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और पूरी की पूरी एस्टेरॉयड बेल्ट मिलती है सोलर सिस्टम में। कहाँ पे मिलती है? ये जुपिटर और मार्स के बीच में मिलती है। ये पिक है आपके सामने में, ये वाली सर्कल में, जिसमें आपको वाइट वाइट सा ये ग्रेनुलर फॉर्म में दिख रहा है ना सर, दरदरा सा दाने जैसा, ये है एस्टेरॉयड बेल्ट। ये मार्स और जुपिटर के बीच में ये पूरी एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। कभी कभी एस्टेरॉयड जो हैं, जो ज़रा पत्थर घूम रहे हैं आसमान में हमारे सोलर सिस्टम में, कभी कभी वो क्या है, अपना रास्ता भटक जाते हैं, तो वो मार्स को क्रॉस करके अर्थ की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जिससे हमें ख़तरा हो जाता है। इसके पहले भी कई बार अर्थ पे एस्टेरॉयड आए हैं और दुनिया ही ख़त्म हो जाती है उससे। पूरी अर्थ ख़त्म हो चुकी है एक बार, जब डायनासोर्स का पीरियड था, वो आपको पता है, उसको भी मैं अभी बताऊंगी। तो ये हैं एस्टेरॉइड्स, एक रॉकी ऑब्जेक्ट जो हमेशा स्पेस में घूमते रहते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हैं और कभी कभी हमारी अर्थ के लिए ख़तरा बन जाते हैं, ठीक है? तो एस्टेरॉयड आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह एस्टेरॉयड से एक बार अर्थ ख़त्म हो चुकी है, ठीक है? ये आपको एक मैं स्लाइड दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, इस स्लाइड में आपको दिख रहा है डायनासोर हैं बड़े बड़े। पहले आपको क्या, हमारी अर्थ में क्या थे? बहुत बड़े बड़े से डायनासोर। ये एक तरह के रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले जीव, छिपकली, छिपकली का फॉर्म है। ये एक तरह की छिपकलियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी कि बस इनके आगे कोई और जानवर ग्रो कर ही नहीं पाता था, रह ही नहीं पाता, सबको खा जाते थे ये। कई तरह के डायनासोर्स थे। फिर एक बहुत बड़ा सा एस्टेरॉयड, ये आपको दिख रहा है, एक बहुत बड़ा सा एस्टेरॉयड ना अर्थ में आया। इजिप्टा नाम था उसका, साइंटिस्ट लोगों ने उसका नाम रखा इजिप्टा। वो इजिप्टा आया अर्थ पे और समुद्र में गिरा, ओशियन में।
और वो इतनी स्पीड से आया था और पूरा इतना बड़ा, एकदम बहुत ही बड़ा विशाल एकदम एस्टेरॉयड गिरा ना जब अर्थ में, वाटर बॉडी में, सी में, तो पूरी अर्थ में जो लैंड एरिया था वहाँ पूरा पानी भर गया। इतना पानी उछला और वो वहाँ पूरा पानी भर गया। जब पूरा पानी भर गया तो फिर ये डायनासोर जो है डूब के मर गए, बहुत सारे डायनासोर। कुछ बच गए, कुछ बच गए तो कुछ बचने के बाद उनको फिर खाना नहीं मिला, क्योंकि जो वो खाते थे वो सब खाना भी ख़त्म हो चुका था, तो भूख से मर गए। इतने बड़े डायनासोर की खुराक भी बड़ी थी भाई, उसको ज़्यादा खाना चाहिए था, उसको खाना नहीं मिला तो वो भूख से मर गए। उसके बाद बोलते हैं कि ये एस्टेरॉयड टकराने के बाद में, अर्थ से टकराने के बाद में वापस इसके बहुत सारे टुकड़े उछल के ऊपर गए थे और ऊपर से आग के गोले बन के बरसे। ये आपको दिख रहा है ना इस पिक में, ऊपर वाले पिक में, ये बहुत सारे आग के गोले जलते हुए एस्टेरॉयड के टुकड़े फिर से गिरे आसमान से। तो इस तरह से, इन तीन तरह से फिर पूरी ये डायनासोर एकदम ख़त्म ही हो गए, एक भी डायनासोर नहीं बचा, अर्थ क्लीन हो गई। एक तरह से कह सकते कि वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर डायनासोर का जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म ना होता तो हम कभी भी इस अर्थ पे ना आ पाते। डायनासोर के जाने के कारण ही जो बहुत छोटे मैमल्स थे, उन मैमल्स को फ्लरिश होने का मौका मिल गया। जब वो छोटे छोटे मैमल लाइक रैट, रैट बोलते हैं उस टाइम पे रैट थे, और रैट जैसे ही कुछ और स्मॉल मैमल्स थे, उन्हीं मैमल्स से फिर आगे बिग मैमल्स की, जो साइज़ में बड़े थे, जिनका दिमागी कैपेसिटी ज़्यादा थी, उनका विकास हुआ। और इस तरह से फिर उसके बाद ह्यूमन्स आए अर्थ पे, हम लोग आए। ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं, अरे ये तो फैंटेसी है, क्या रियल में डायनासोर थे? इसका कैसे पता लगा सकते? तो इसका पता लगा है। कैसे लगा है? इस तरह के स्केलेटन मिलते हैं बच्चों। जब इस तरह के स्केलेटन मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जब सर्च करती है, जब खुदाई होती है ज़मीन के नीचे से, तो कई जगह से फिर ऐसे स्केलेटन बड़े बड़े निकलते हैं। इनको फिर ऐसे जोड़ जोड़ के देखा गया, तब तब समझ में आया कि यस, एक टाइम पे इस अर्थ पे डायनासोर्स थे, एंड प्रूवन, ये प्रूव हो चुका है अब। ठीक है। नेक्स्ट आता है मीटेरॉइड्स। चलो बच्चों समझते हैं मीटेरॉइड्स क्या होते हैं। मीटेरॉइड्स एक्चुअल में, जो अभी हमने जो एस्टेरॉइड्स पढ़े थे ना, जो रॉकी ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, का एक छोटा फॉर्म होता है मीटेरॉइड्स। ये जो एस्टेरॉइड्स जब आपस में टकराते हैं या किसी प्लैनेट से टकराए, तो उनके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। वो टुकड़े जब अर्थ की तरफ मूव करते हैं, तो अर्थ के चारों तरफ क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है, बहुत तेज़ी से एयर सर्कुलेट कर रही होती हैं, और वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो जब ये एस्टेरॉइड के टुकड़े जब में एंट्री लेते हैं, तो हवा का जो फ्रिक्शन होता है उससे इतनी फास्ट फ्रिक्शन होता है कि इनमें आग लग जाती है, और ये एकदम बर्निंग कंडीशन में आ जाते हैं। बर्निंग कंडीशन, जलते हुए टुकड़े धरती के अंदर गिरते हैं, कहीं कहीं गिरते हैं। ठीक है। ये देखो, अर्थ में एक जगह है हमारे इंडिया में, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ पे ऐसा ही एक मीटेरॉइड गिरा था बड़ा सा, और क्रेटर बना दिया। अभी आपको बता चुकी हूँ मैं, क्रेटर मतलब गड्ढा, एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना दिया है, और वहाँ पे फिर पानी भर गया बाद में, तो झील बन गई। और आज तक ये झील है। आप कभी भी महाराष्ट्र घूमने जाएंगे तो आप इस झील को देखिएगा जाके। ये एक नेचुरल क्रेटर झील है। दिस इज़ द ओनली लेक ऑफ इंडिया विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू अ मीटेराइट। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ओलंपियाड का। तो इस तरह से टुकड़े, एस्टेरॉयड के टुकड़े जो अर्थ के अंदर आ जाते हैं, जो बर्निंग कंडीशन, उनको बोलते हैं मीटेराइट्स। अच्छा, आपने देखा भी होगा इसको, कभी 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 दिखते भी हैं चमकते से। आप बोलते टूटा तारा, देखो तारा टूट के गिर रहा है, बट एक्चुअल में तारा वारा नहीं टूट के गिरता है। क्या गिरते हैं? यही होते हैं, ये एस्टेरॉयड के टुकड़े होते हैं। बर्निंग कंडीशन, अर्थ के अंदर आते हैं, ये जलने लग जाते हैं फ्रिक्शन से, आपको बता चुकी मैं। फिर ये मूव करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तारा टूट के गया, ऐसा दिखता है ना, कभी ऐसा झप से आपके सामने से निकल जाता है, तो वही होते हैं एस्टेरॉयड। और बिहार में एक दो जगह पे ये पुरानी ये पिक आप देखेंगे, बिहार में आपको ये बंदा दिखा रहा है ना, ये एस्टेरॉयड, इस तरह से मीटेरॉयड से टुकड़े, मतलब एस्टेरॉयड के टुकड़े गिरे थे।
तो इसको म्यूज़ियम में रखा गया है वहाँ पे, वहाँ के सीएम साहब ने इसको म्यूज़ियम में रखवाया है नीतीश कुमार जी ने, ताकि लोगों को कभी भी उसको स्टडी करना हो, देखना हो, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो आपको पता होना चाहिए वो है कॉमेट। अभी कॉमेट क्या होता है? जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एस्टेरॉइड रॉकी ऑब्जेक्ट आसमान में घूमते रहते हैं, स्पेस में घूमते, उसी तरह से बहुत सारे बर्फ़ के गोले, आपको बोलूँ एक बर्फ़ की बॉल जैसी होती है, बहुत जैसे फ्रीज़र में हम जब आते हैं ना आइस क्यूब बन जाते हैं, ऐसे ही कड़क, ऐसे ही बर्फ़ के गोले बन जाते हैं, आसमान में होते हैं, वो भी घूमते रहते हैं, आसमान में सर्कुलेट करते रहते हैं। और जब ये सन के नज़दीक पहुंचते हैं, ये कॉमेट्स आइसी ऑब्जेक्ट हैं, ये रॉकी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आइसी ऑब्जेक्ट हैं। जब सन के पास पहुंचते हैं ये, तो फिर अब आइस है, हीट के उसमें तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। मेल्ट होते हैं तो इनके साथ में जब इनका फॉर्मेशन हो रहा होता है, आइस का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब ये बड़ा ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, तो इसके साथ में ही इसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस भी पैक होते जाते हैं इसके अंदर। और जब ये मेल्ट होता है तो अब ये मूव भी करता जाता है और साथ में इसकी मेल्टिंग भी होती जाती है सन की हीट की वजह से। तो इसके पीछे ना बहुत लंबी सी टेल दिखती है। कभी कभी आपको दिखता है आसमान में, अगर आपने कभी देखा हो तो आपको दिखता होगा एक बहुत लंबी सी टेल बन जाती है आसमान में, है ना, धुएं का। ऐसा लगता है कुछ गया है यहाँ से, ऐसा लगता है ना कुछ गया है यहाँ से। कभी रात में दिखता है चमकता हुआ कोई तारा गया है, उसके पीछे में बहुत लंबी सी आपको टेल भी दिखती है। दिन में भी दिखता है, रात में भी दिखता है। तो ये होते हैं कॉमेट्स। ये उतने हार्मफुल नहीं हैं जैसे एस्ट्रॉयड और मीटरॉइड्स होते हैं, उतने हार्मफुल ये नहीं हैं, क्योंकि ये आइसी ऑब्जेक्ट हैं और ये धरती तक आते 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 तो गायब भी हो जाते हैं। कहीं पर ये आइस मेल्ट हो जाती है और इसके अंदर जो पैक हो जाता है, जो डस्ट पार्टिकल, वो ग्लो करता है, सनलाइट की वजह से वो ग्लो करते दिखता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कॉमेट।